आज अचानक जूही की सास का फ़ोन जूही के भाई भाभी के पास आया। जूही के भाई भाभी को लगा ऐसी क्या बात हो गई कि जूही की सास ने उन्हें फ़ोन किया है। उन्होंने इधर से अभिवादन करने के बाद जूही की सास से पूछा कि आंटी जी ऐसा क्या हो गया कि आज आपको फ़ोन करना पड़ा, सब कुछ ठीक है ना? तो जूही की सास ने बोला, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर मिलने के लिए आना चाहती हूँ और तुम इस बारे में जूही को मत बताना। अब तो जूही के भाई भाभी को और भी अधिक चिंता होने लगी। उन्हें लगा ऐसा क्या हो गया कि जूही की सास उनसे मिलने उनके घर आना चाहती है, वह भी जूही को बताए बिना। जूही के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मायके के नाम पर बस जूही के भाई भाभी थे। जूही का विवाह काफ़ी बड़े घर में हुआ था और जूही को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। जूही का एक देवर था जो कि विदेश में रहता था और वहीं पर नौकरी करता था। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। खैर, अब जूही की सास मिलने के लिए आना ही चाह रही थी, तो जूही के भाई भाभी ने उनसे बोल दिया, ठीक है, आप जब चाहें आ सकती हैं, हम जूही को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो जूही की सास ने बोला, ठीक है, मैं कल दोपहर 2 बजे तक तुम्हारे घर आऊँगी, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तुम दोनों घर पर रहना। तो जूही के भाई भाभी ने कहा, बिल्कुल, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपका स्वागत है हमारे घर में। अगले दिन दोपहर में जूही की सास जूही के मायके पहुंच चुकी थी। चाय पीने के बाद जूही के भाई भाभी की बेचैनी बहुत बढ़ चुकी थी। उन्होंने बोला, आंटी जी, अब जल्दी बताइए, ऐसा क्या हो गया जो आपको हमारे घर मिलने के लिए आना पड़ा, वह भी जूही को बताए बिना? हमें बहुत घबराहट हो रही है। इस पर जूही की सास ने बोला, हाँ, थोड़ी चिंता की बात तो है ही। तुम लोग जूही के भाई भाभी हो, जूही का नेचर तो तुम अच्छे से जानते हो। वह बहुत ही ज़िद्दी और स्वार्थी टाइप की लड़की है। उसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है और कुछ नहीं दिखता। बताओ क्या कमी है उसे? 2 ही बेटे हैं मेरे, उसमें से भी छोटा बेटा विदेश में रहता है और बड़ा बेटा यहाँ रहता है जिससे तुम्हारी बहन का विवाह हुआ है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब अपने अपने में अच्छे से सेटल हैं। मेरी भी कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं। मेरे पति ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा संपत्ति छोड़ रखी है, तो मेरा खर्चा उठाने के लिए किसी को अतिरिक्त भार नहीं पड़ता और मेरे लिए मैंने अलग से दाई रखी हुई है जो मेरी सारी सेवा और खाना पीना करती है। और यह सब मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं यह नहीं चाहती कि कल को जूही बोले कि उसने मेरी सेवा सत्कार की है और मेरी छोटी बहू ने कुछ नहीं किया। अब जिसकी जहाँ नौकरी है वह तो वहाँ रहेगा ही, इसलिए मैंने वह जिम्मा किसी को दिया ही नहीं। और यदि मैं बीमार भी पड़ती हूँ तो अपने लिए अलग से नर्स रख लेती हूँ जिसका खर्चा मैं स्वयं उठाती हूँ। किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालती, तो यह बोलने का किसी को भी हक नहीं कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। और मैं अपने पति के बनाए घर में रहती हूँ, तो वह मेरा घर है, ना कि जूही का। तो कल को जूही यह भी नहीं बोल सकती कि उसने मुझे अपने घर में रखा था, क्योंकि उसने मुझे अपने घर में नहीं रखा, बल्कि मैंने उसे अपने घर में रखा है। और मेरे घर में मेरे दोनों बेटों का बराबर का हिस्सा है, पर उसका पूरा उपयोग जूही ही कर रही है, ना कि मेरा छोटा बेटा। वह तो 4-5 साल में कभी 1 हफ्ते के लिए ही आता है, तो अपने रूम का इस्तेमाल करता है। बाकी पूरे टाइम तो जूही और उसका परिवार ही इस्तेमाल करते हैं। और मेरा छोटा बेटा कभी भी इस घर का बंटवारा लेने के लिए नहीं आने वाला, यह बात तो सब जानते हैं। फिर भी तुम्हारी बहन बहुत स्वार्थी है। जी आंटी जी, यह सारी बातें तो हमें पता है और हमें यह भी पता है कि हमारी बहन थोड़ी स्वार्थी और जिद्दी स्वभाव की है। पर अब आप यह बताइए कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या उसने कुछ कहा है? इस पर जूही की सास ने बोला, उसने कुछ कहा नहीं है और उसने बहुत बड़ी करामत की है। उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। पर मैंने सोचा पहले तुम लोगों से बात करके देखती हूँ, तुम लोग उसे समझा दो तो ठीक रहेगा। जी आंटी जी, हम जूही से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, पर पहले आप वजह तो बताइए कि जूही ने किया क्या है। तब जूही की सास ने बोलना शुरू किया कि जूही ने अपने स्वार्थ में अपने पति यानी कि मेरे बड़े बेटे को भी शामिल कर लिया है।
और दोनों ने मिलकर हमारी जितनी भी ज़मीन जायदाद और संपत्ति है सबको अपने नाम पर करवाने की साजिश रच रहे हैं और इसको पूरा करने में वह दोनों लगे हुए हैं और इससे संबंधित कार्यालय में वह सारे दस्तावेज बदल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी सारी संपत्ति जूही के नाम पर हो जाए। वह मेरे छोटे बेटे को उसका हक और हिस्सा नहीं देना चाहते। दोनों मियाँ बीवी मिलकर सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम पर करवाने की बहुत बड़ी साजिश चल रहे हैं और उसके लिए दस्तावेज भी तैयार करवा चुके हैं। वह तो कार्यालय का एक आदमी मेरे पति का बहुत खास दोस्त था, तो उसने आकर मुझे सारी बातें बता दी, नहीं तो मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैंने सोचा यदि मैं इस बारे में जूही और अपने बेटे से बात करूंगी तो वह दोनों या तो लड़ाई करेंगे या तो टाल मटोल कर देंगे, इसलिए मैंने तुमसे बात करना सही समझा। यह बात तो ठीक है आंटी जी, लेकिन इस बारे में आपको अपने छोटे बेटे से बात करनी चाहिए और उसे सारी सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। मेरे जानने या ना जानने से क्या फ़र्क पड़ता है, जूही तो वही करेगी जो उसे करना है। ना उसने कभी किसी की सुनी है ना सुनेगी। इससे अच्छा होगा कि आप अपने छोटे बेटे को विदेश से बुला लीजिए और दोनों का हिस्सा बंटवारा कर दीजिए ताकि वह अपना हिस्सा बेचकर यहाँ से चला जाए, नहीं तो वह अपनी मनमानी करके ही रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। इस पर जूही की सास ने बोला कि वह बात तो सही है, लेकिन जूही और उसका पति बहुत चालाक हो चुके हैं। उन लोगों ने मेरे फ़ोन से मेरे छोटे बेटे के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और साथ ही साथ मेरे फ़ोन से उसका नंबर डिलीट भी कर दिया है। मेरी बहू के भी सारे नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर दिए गए हैं। अब वह लोग वहाँ से फ़ोन लगा नहीं सकते और मेरे पास उनसे संपर्क करने का कोई जरिया नहीं है। और यदि वह लोग जूही और मेरे बड़े बेटे को फ़ोन लगाते हैं तो यह लोग टाल मटोल करके मेरी उनसे बात नहीं करवाते। मेरी छोटी बहू के मायके में भी अब कोई नहीं है और उसका एक भाई भाभी है जो कि विदेश में ही रहते हैं, तो मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। मैं किसी भी तरीके से अपने छोटे बेटे से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ और ना ही वह मुझसे संपर्क कर पा रहा है। तुम्हारे पास उसका नंबर अगर हो या फिर कहीं से अगर तुम पता कर सको तो उसे यहाँ के हालात से अवगत करा दो। मैं जानती हूँ कि जूही तुम्हारी सगी बहन है, फिर भी मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि अब मैं और किसी से कोई आसरा नहीं लगा सकती। इस पर जूही के भाई ने कहा, जूही जो भी कर रही है गलत कर रही है और मैं इस गलती में उसका साथ कभी नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपके छोटे बेटे से संपर्क बनाने की और उसे सारी सच्चाई बताने की। जूही के भाई ने सोचा कि जूही के देवर से कैसे संपर्क साधे, क्योंकि जूही के देवर का नंबर तो उसके पास भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि जूही के देवर उसके फेसबुक फ्रेंड्स में से है। उसने फेसबुक मैसेंजर पर जूही के देवर से संपर्क किया। जूही का देवर परेशान हो गया कि आज भाभी के भाई का फ़ोन क्यों आ रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उसने घबरा कर पूछा, क्या बात हो गई भैया? तो जूही के भाई ने उसे सारी सच्चाई से अवगत कराया और बोला, तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ, नहीं तो तुम लोग अपनी सारी संपत्ति से हाथ धो बैठोगे। जूही मेरी सगी बहन है, पर मैं नहीं चाहता किसी भी भाई के साथ नाइंसाफ़ी हो। जूही के देवर ने बोला, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? हम लोग विदेश में रहते हैं और विदेश में सब कुछ कितना महंगा है यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने अभी तक अपना कोई घर यहाँ पर नहीं खरीदा है क्योंकि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हम तो यही सोचते थे कि हम अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद बेचकर यहाँ पर अपने लिए एक घर खरीद लेंगे और वहाँ पर भाभी ने सारी संपत्ति अपने नाम करवाने की सोच ली। मुझे भाई भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वहाँ आने की और सारा बंटवारा सही ढंग से करने की। और कुछ समय के बाद जूही का देवर भारत आ गया और आने के बाद उसने अपने भाई भाभी को आड़े हाथों लिया। भाई भाभी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक कैसे आ गया। देवर ने सारे कागजात सही करवाए और सब कुछ बराबर बराबर से बंटवाया और बोला, अब मैं अपना हिस्सा बेचकर जाऊंगा और आपको अपने हिस्से का जो करना है कीजिए। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस तरह से अपना हिस्सा छोड़ दूंगा? तो जूही ने बोला, और माँ, वह क्या बस हमारी जिम्मेदारी है? इस पर जूही के देवर ने बोला,
मैंने माँ को कभी नहीं बोला कि हमारे साथ आकर बत रही है, पर माँ भारत छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ? अब जूही की सास ने बोलना शुरू किया कि तुम मेरे बारे में कैसे बोल सकती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ? नहीं, मैं अपने पति के बनाए घर में रहती हूँ, जिसकी मालकिन मैं खुद हूँ। बल्कि तुम मेरे साथ रहती हो। क्या मैं तुम्हारा खाती हूँ? नहीं, मैं अपने पति के पैसों का खाती हूँ, क्योंकि इस घर का राशन पानी सब मेरे पैसों से आता है, ना कि तुम्हारे पैसों से। मेरी सारी दवाइयों और डॉक्टर के खर्चे मैं खुद उठाती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने सारे कामों के लिए अलग से दाई रखी हुई है, और यदि मैं बीमार पड़ती हूँ तो अपने लिए अलग से नर्स रख लेती हूँ। उसके सारे खर्चे भी मैं खुद उठाती हूँ। तो अपनी यह बकवास अपने पास रखो। मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ, और इस घर में मेरे बाद जितना हक तुम्हारा है, उतना ही हक मेरे छोटे बेटे का भी है। अब जूही और उसके पति की सारी पोल खुल चुकी थी, और अब वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ जूही को यह भी पता चल चुका था कि यह सब कुछ करने में उसके अपने भाई ने उसके सास और देवर की मदद की है। जूही को अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने भाई से बोला, ठीक है भाई, तुमने अपनी बहन का साथ न देकर उसके सास और देवर का साथ दिया ना, तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मेरे मायके की संपत्ति में से मेरा हिस्सा चाहिए, और वह मैं लेकर रहूँगा। और यह कानून सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊँगी। इस पर जूही के भाई ने बोला, जूही, या तू क्या बोल रही है? तेरे पास किस चीज़ की कमी है? करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है तू। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, और जो है उसमें भी तुझे आधा दे दूंगा, तो मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। जब तुझे ज़रूरत नहीं है, तब तुझे हिस्सा बंटवारा क्यों करवाना चाहती है? तेरे पास वैसे भी अकूत संपत्ति है। इस पर जूही ने कहा, हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, पर मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा साथ न देकर मेरे सास और देवर का साथ दिया, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मुझे तो बचपन से ही तुम जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी किस्म की हूँ। इस पर जूही के सास और देवर ने बोला कि हाँ, तेरे भाई ने तेरा साथ ना देकर हमारा साथ दिया है, क्योंकि वह तुम्हारी तरह गलत सोच वाला इंसान नहीं है, तो अब हम भी उसका साथ देंगे। तुमने उसे अकेला कैसे समझ लिया? अब तुम कान खोल कर सुन लो। तुमने यह जो फर्जी कागजात बनवाकर गलत काम करने की सोची थी ना, वह सारे सबूत आज भी हमारे पास है, और यदि तुम अपने भाई को परेशान करोगी, तो वह सारे सबूत सीधा पुलिस के पास जाएंगे, और तुम और तुम्हारा पति सीधा जेल जाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि सुधर जाओ, और जितना तुम्हारे पास है उतने में ही खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। यह बात हम सब जानते हैं, और तुम खुद भी खुश रहो, और अपने मायके वालों को भी खुश रहने दो। पुलिस का नाम सुनकर जूही को डर लगा, क्योंकि गलत काम तो उसने किया था, और उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि अब अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। भाई ने जूही के सास और देवर का शुक्रिया अदा किया, और जूही को समझाया, देख जूही, तुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। अपनी यह जिद और घमंड छोड़ दे, और खुश रहा कर, क्योंकि इसी तरह के व्यवहार से सिर्फ रिश्ते बिगड़ेंगे, और एक दिन तेरा अपना कोई नहीं रह जाएगा। यह कहकर जूही के भाई भाभी चले गए, और देवर भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी। सासू माँ ने बोला कि सुधर जाएगी तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। यह कहकर वह भी अपने कमरे में चली गई।